गुड इवनिंग क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु मिश्रा और स्वागत है आपका पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लास के इस लेक्चर में। अभी तक हमने ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट किया। जैसा कि हमने बताया कि मटेरियल प्रॉपर्टीज से लेकर के डिफरेंट अलग अलग प्रॉपर्टीज जो भी होती है मटेरियल की, चाहे प्रतिबल हो, विकृति हो, टेंसाइल टेस्ट हो, कंप्रेशन टेस्ट हो, इलास्टिक मॉडुलस हो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो, बल्क मॉडुलस हो, बॉडी पे आने वाले डिफॉर्मेशन चाहे वो सेल्फ वेट की वजह से हो या फिर बॉडी पे एक्सियल फोर्स लग रहा हो, अक्षीय बल लग रहा हो, उसकी वजह से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम इस क्लास में ये देखेंगे कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है या हमने पढ़ाया है उसमें से आपके एग्जाम में पिछले साल का जो पेपर हुआ था, आपका सेमेस्टर एग्जाम हुआ था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, उसमें कितने प्रश्न उतने टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी आ चुके हैं, कितने आपसे बनेंगे, कैसे करना है, इस चीज को हम आगे अब पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए ये आपका 2021-22 का पेपर है, 2021-22 का पेपर है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का, BTE यूपी का। ठीक है, अब इसमें हमको ये पढ़ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी हम बताएंगे, जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी है। अब अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इसमें जो आपका पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ आइदर कंप्रेशन टेस्ट और टेंशन टेस्ट ऑन मेटल। ठीक, अब ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं क्लास में। आप हमारी पुरानी क्लास में जाएंगे तो वहां देखेंगे हमने आपको बेसिक डेफिनेशन लिखवाई नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया है कि हम एक टेंसाइल तनाव बल करते हैं या कंप्रेशन टेस्ट। बेसिकली इसमें आप इसको समझाने के साथ साथ आप इसमें टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, जितने भी टेस्ट होते हैं वो आप यहां पे एक्सप्लेन कर देंगे कि हम बल लगाते हैं, बल लगाने के पश्चात उसमें पहले प्रोपोर्शनल लिमिट तक पहुंचता है, फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट पहुंचता है, फिर अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, प्लास्टिक रीजन, फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग, अल्टीमेट स्ट्रेस और फ्रैक्चर। ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं टेंसाइल टेस्ट। यानी आपका 4 नंबर का क्वेश्चन तो ये रहा आपका सिंपल सा, जहां से आप इजिली आप क्या कहते हैं इसको टैकल कर सकते हैं। इसमें उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं होगी। दूसरा है, हिंदी में देखते हैं, कंप्रेशन टेस्ट और टेंसाइल टेस्ट हो गया आपका। कंप्रेशन टेस्ट और टेंशन टेस्ट को संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा आपका, किसी एक धरण में आप नमन प्रतिबल से क्या समझते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस से क्या समझते हैं। हम बता चुके हैं जब हम आपको इस तरीके से बता रहे थे कि किसी भी बॉडी में इस तरीके का बल लग रहा होता है। हमने चित्र के माध्यम से आपको 6ठी क्लास में ऑलमोस्ट बताया था, 5वीं 6ठी क्लास में, कि इस तरीके से जो स्ट्रेस डेवलप होता है बल लगाने के बाद, तो उसका रेजिस्टिव नेचर का जो फोर्स होता है जो डेवलप हो रहा है बॉडी में या पिंड में, ठीक है, कि धरण में, किसी भी बीम, ये धरण है, इसमें जिस तरीके का स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है बेंडिंग की वजह से, ठीक है, वो बेंड हो रही है, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको हम बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। बाकी ये आपका एक अलग चैप्टर भी है बेंडिंग स्ट्रेस का, नमन प्रतिबल का, हम उसको और आगे अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आपको सिर्फ और सिर्फ नहीं भी कुछ आ रहा है तो जितना हमने आपको बेसिक ये बीम बताई, बीम के बाद लगाने के बाद बीम झुक रही है, उसमें उत्पन्न होने वाला प्रतिबल जो है, जो बल लग रहा है उसकी वजह से जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है नमन के केस में, तो उसको हम बोलेंगे नमन प्रतिबल। ये भी ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। डेड लोड और लाइव लोड, ये हम आपको चित्र के माध्यम से ऑलरेडी बता चुके हैं कि बॉडी का या फिर किसी भी घर का या किसी स्ट्रक्चर का खुद की वजह से जो भार उस पे आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं डेड लोड। और उसी बॉडी पे जब जो भी मटेरियल रखा हुआ है या फिर कोई बॉडी रखी हुई है पर टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, सूक्ष्म काल के लिए, या फिर कोई व्यक्ति है, कोई फर्नीचर है, कुछ है, तो उसको हम बोलेंगे लाइव लोड। यानी जो पिंड है या जो बॉडी है, ठीक है, धरण है, उस धरण का जो स्वयं का भार होता है
जो धरन का स्वयं का भार होता है उसके खुद की आकृति की वजह से जो खुद का भार होता है उसको हम बोलते हैं डेड लोड। क्या बोलते हैं? डेड लोड। यानी डेड लोड क्या हो गया कि धरन का स्वयं का भार, खुद का भार, उसको हम बोलेंगे डेड लोड। और लाइव लोड क्या होता है कि धरन पे अगर कुछ अलग तरह के और बल आ रहे हैं, चाहे वो पॉइंट लोड आ रहा है किसी एक व्यक्ति की वजह से, चाहे फर्नीचर की वजह से, या फिर किसी भी अलग रीजन की वजह से, चाहे पॉइंट लोड हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो, कोई भी लोड एक्स्ट्रा आ रहा है उस पे जो बहुत कम समय के लिए होता है या फिर क्या कहते हैं ज्यादा एक आपका स्थिर बल नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे लाइव लोड। तो डेड लोड ऑलरेडी हम बता चुके हैं, डेड लोड और लाइव लोड हमको चित्र के माध्यम से बता चुके हैं फिलहाल, लेकिन आपको फिर भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप हमारे पुराने लेक्चर्स में जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और है कि धरन में कर्तन प्रतिबल का वर्णन कीजिए। शियर स्ट्रेस, किसी भी धरन में कर्तन प्रतिबल का वर्णन कीजिए। तो कर्तन प्रतिबल का वर्णन आप कैसे करेंगे? 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो 4 नंबर का प्रश्न है तो आपको प्रॉपर उसमें चित्र बनाना होगा, आपको उस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। अभी हमको पता है कि अभी हमने कुछ लिखवाया नहीं है, लेकिन आपको आपकी बुक में इस चीज को, ये चीज ऑलरेडी मेंशन्ड है। और अगर धरन की बात कर रहा है तो आगे अगला चैप्टर हम जो पढ़ेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो उसमें हम आपको इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कर्तन प्रतिबल क्या होता है, कि जब भी किसी बॉडी पे शियर फोर्स लग रहा होता है, कर्तन बल लग रहा होता है, तो कर्तन बल के प्रतिरोध में जो भी बल उत्पन्न होता है पिंड में या बॉडी में या बीम या धरन में, तो उस प्रतिरोधात्मक बल को जो हम बोलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कर्तन बल। क्या कर्तन प्रतिबल। तो कर्तन प्रतिबल क्या हो गया कि जब किसी भी बॉडी या बीम या क्या कहते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पे कर्तन बल लग रहा होता है तो उसके प्रतिरोध में, उसको डिफॉर्म होने से बचाने के लिए उसके प्रतिरोध में जो बल उत्पन्न होता है बॉडी पे या बीम पे या स्ट्रक्चर पे, उसको हम बोलेंगे कर्तन प्रतिबल या फिर शियर स्ट्रेस। फिर हमने अगला अब हम यहां से अब देखिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, यांत्रिक गुणों और प्रूफ प्रतिबल से आप क्या समझते हैं, ये भी हम आपको बता चुके हैं। प्रूफ प्रतिबल क्या होता है, प्रूफ स्ट्रेस, और यांत्रिक हुक का नियम हम आपको बता चुके हैं। तनाव और विकृति यानी 4 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर, 6 4 10 4 14 नंबर हो गया आपका, 4 18 4 22 4 26 नंबर। 26 नंबर का क्वेश्चन मात्र और मात्र आपका अभी से बन सकता है अगर आपने अभी तक की क्लासेस हमारी ली हैं तो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, अभी हम आपको फर्दर और एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके डिप्लोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक हैं, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ये यानी ऑलमोस्ट आप नजदीक पहुंच रहे हैं, 25-26 नंबर के नजदीक पहुंच रहे हैं 50 में से। तो आप सोचें कि कितना ही वो होगा, आसान होगा जब हम आगे और भी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, तो किसी भी एग्जाम जो है आपका, जो परीक्षा है, उसको बहुत ज्यादा हेडेक लेके नहीं करना है। ठीक है, तो अब आगे हम अगले इस लेक्चर में हमने थोड़ा सा पेपर की एनालिसिस करी, अब हम आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं चीजों को, अगले अपना और टॉपिक की तरफ हम अपना बढ़ते हैं। चलिए हम अब पढ़ते हैं, अभी तक हमने पढ़ा था कि बॉडी में होने वाला डिफॉर्मेशन, और डिफॉर्मेशन कितने तरह का होता है और किन किन वजह से आपका डिफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन के लिए हमने सिंपली 3 केसेस अभी तक पढ़े थे। पहला केस था कि अगर कुछ इस तरीके की बॉडी हो और उस पे अगर लोड P डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, तो उस पे जो डिफॉर्मेशन हमने पढ़ा था वो पढ़ा था PL/AE का। फिर हमने पढ़ा था कि अगर कुछ इस तरीके की बॉडी हो, दूसरा केस था ये, और उस पे अगर तनाव बल P लग रहा हो और उसकी लंबाई L हो,
ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी भी लंबाई l है। ठीक है, ये केस 2 था। इसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा था डेल्टा L इज इक्वल टू P अपॉन पाई बाई 4 d1 d2 का हो रहा था। फिर हमने आपका क्या कहते हैं पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी है इस तरीके से लटक रही है और इसका यूनिट वेट लैम्डा दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया है, और पूछ रहा है कि उसके खुद की भार की वजह से इसमें कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो ये हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेल्टा L इज इक्वल टू लैम्डा L स्क्वायर अपॉन 2E, और इसी को फर्दर आगे हमने पढ़ा था क्या, WL अपॉन 2AE। ये तीसरा केस था आपका खुद की भार की वजह से। और चौथा केस हमने ये पढ़ा था कि अगर इतना ही भार अगर इस बॉडी पे जितना इसका खुद का भार है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लोड लग रहा है, लंबाई L है, तो उसकी जो लंबाई में परिवर्तन आता है वो होगा आपका WL अपॉन AE L1। और हमने यहां से इन दोनों के साथ मिलाकर एक संबंध स्थापित किया था कि क्या जो आपका डेल्टा L1 होगा वो आपका 2 इंटू डेल्टा L के बराबर होगा। तो ये संबंध हमने यहां तक पढ़ लिया था कि खुद की भार की वजह से लंबाई में होने वाला परिवर्तन, और जितना उसका भार है उतना ही अगर एक्सियल फोर्स अक्षीय बल लग रहा है तो उसकी वजह से उसकी लंबाई में होने वाला परिवर्तन, यहां तक हमने आपको ऑलरेडी पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई शंक्वाकार आकृति का कोई पिंड है या कोई बॉडी है, तो उसके खुद की भार की वजह से उसकी लंबाई में कितना परिवर्तन होगा, इस चीज को हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई शंक्वाकार बॉडी है, अभी तक हमने पढ़ा था कि अगर कोई नॉर्मल बॉडी है, रेक्टेंगुलर बॉडी है, तो वो अगर लटक रहा था तो उसकी भार में जो परिवर्तन हो रहा था वो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था। लेकिन अब अगर हम आगे पढ़ें कि कोई शंक्वाकार बॉडी है, कोई कॉनिकल बॉडी है, कॉनिकल शेप की कोई बॉडी है, कुछ इस तरीके से मान लें, ठीक है, और इस बॉडी का यूनिट वेट है इकाई भार जिसे बोलते हैं लैम्डा, लंबाई L, इसका डायामीटर जो है व्यास कैपिटल D, इतना कुछ आपको दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि इसके खुद की भार की वजह से इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आएगा अगर कोई शंक्वाकार बॉडी है, तो अगर कोई कॉनिकल बॉडी है तो उसकी वजह से। तो हमने आपको जैसा बताया था कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है, सिंपली हमें करना क्या होता है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम करेंगे क्या, कि हम कोई सेक्शन कट करेंगे यहाँ पे जिसकी स्ट्रिप होगी dx की, और यहां पे मान लिया इसका डायमीटर होगा स्मॉल d, और यहां से इसकी जो लेंथ होगी हम मान लेते हैं x, क्या होगी x इसकी लेंथ होगी। और यहां ये जो बॉडी है यहां से यहां तक, अब हम इसको स्ट्रिप को यहां पे चलिए मान लेते हैं, ये कट कर लेते हैं, हम स्ट्रिप को यहां उठा के ले आए इसको, और इसके नीचे की जो बॉडी है ये है, और इस पे जो खुद का भार, इस पे जो भार आएगा वो आता है आपका किसकी वजह से आ रहा है, इसके खुद के भार की वजह से, जो भी लोड आ रहा है खुद के भार की वजह से आएगा। अब खुद के भार की वजह से लोड कितना आता है, लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स, इस पे खुद के क्या कहते हैं वेट की वजह से इसके ऊपर जो भी लोड आ रहा है। अब लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स है, ये है, लेकिन हमारे लिए बड़ा टास्क क्या होता है, एरिया कैलकुलेट करना। अब एरिया कैलकुलेट करने से पहले हमें उस पर्टिकुलर जो पट्टी है, जो स्ट्रिप है, उसका हमें डायमीटर पता होना जरूरी है। तो पहले हमको ये डी कैलकुलेट करना है, स्मॉल डी, और अगर हमको इसका स्मॉल डी कैलकुलेट करना है तो हमने आपको सिंपली बताया है कि हम समरूप त्रिभुज का नियम लगाते हैं। समरूप त्रिभुज के नियमानुसार अगर हमको यहाँ का डायमीटर, यहाँ का व्यास पता है तो उसके अनुसार हम यहाँ का भी डायमीटर इजिली पता कर सकते हैं। तो यहाँ का डायमीटर हमको पता क्या चल जाएगा कि हमको पता समरूप त्रिभुजानुसार d बाई एक्स इज इक्वल टू कैपिटल D बाई एल, तो यहाँ पे स्मॉल d इज इक्वल टू D बाई एल इंटू एक्स हमको पता चल गया।
यहां से पता चल गया। और हमें पता है कि बॉडी का मतलब अगर कोई कॉनिकल पोर्शन है, कोई शंक्वाकार पिंड है, तो उसका खुद का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमको पता है। एरिया इज इक्वल टू होता है हमारा, क्या होता है, π/3 इंटू डी स्क्वायर। आई थिंक यही तो होता है, π/3 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो d/l इंटू एक्स का स्क्वायर यही होता है। ठीक है, π/3 इंटू d/l इंटू एक्स का स्क्वायर। अब हमको लैम्डा इंटू ए इंटू एक्स पता है, तो हमें ये पता है कि इस पिंड पे आने वाला परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन कितना होगा, हमें यहां से इजीली लिख सकते हैं। तो डी डेल्टा, ऊपर लिखते हैं, डी डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होगा, इसमें डी डेल्टा एल कितना होता है हमको पता है, PL/AE। लेकिन खुद का भार इस बॉडी का कितना है, हमारा खुद का भार कितना है हमारा, लैम्डा इंटू एरिया कितना है इसका, π/3 d/l इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स। और L कितना हो जाएगा आपका, PL/L कितना हो जाएगा, इंटू डेल्टा एक्स, सॉरी dx इंटू dx अपॉन AE। एरिया आपका, एरिया यहां पे भी तो वही रहेगा, बॉडी का क्षेत्रफल तो वही रहना है, यानी π/3 d/l x का स्क्वायर, यही होगा आपका एरिया इंटू ई। ठीक, यहां तक हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे π/4 रखेंगे, सॉरी π/4, बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 पुट करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ई। अब अगर हम इसको फर्दर अगर डिफरेंशिएट, अगर हमको इसका टोटल इलोंगेशन पता करना है, डेल्टा एल हमने क्या कहा, 0 to L डी डेल्टा एल पुट कर दो आप, 0 to L, इसको एज इट इज यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, लैम्डा π/3 d/l x का होल स्क्वायर x इंटू डी एक्स अपॉन π/4 d/l इंटू एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई। बड़ा लंबा चौड़ा लग रहा। अब इसी को हम अगर फर्दर और इलेबोरेट करेंगे, इसी को और फर्दर हम करेंगे, तो हमको निकल के आएगा डेल्टा एल इज इक्वल टू, निकल के आता है आपका लैम्डा एक्स dx अपॉन AE इंटीग्रेशन 0 to L। अब लैम्डा एक्स dx कैसे आया, ये और ये सेक्शन तो आपका कट गया, सॉरी ये लैम्डा एक्स dx अपॉन AE ये निकल के आया, ये सेक्शन आपका कट गया, बचा क्या, लैम्डा एक्स dx अपॉन AE। इस तरीके से आपका सेक्शन का बचा, सॉरी AE क्यों बचेगा, 3E बचेगा ना, लैम्डा एक्स dx अपॉन 3E, ये 3 ये है, पाई से पाई कट गया, ये आपका बच गया लैम्डा एक्स dx अपॉन 3E। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, AE नहीं रहेगा, 3E रहेगा यहाँ पे। ठीक, अब इसको फर्दर और अगर हम करेंगे तो डेल्टा एल आपको निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 to L लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 6E, और यहाँ पे हम लग देंगे तो लैम्डा एल स्क्वायर अपॉन 6E निकल के आ जाता है आपका डेल्टा एल का वैल्यू। तो ये यहाँ से इजीली आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है, आपका सही है ये सेक्शन। ठीक है, तो यानी अगर कोई इस तरीके का कोई शंक्वाकार सेक्शन है, कोई कॉनिकल सेक्शन है, तो कॉनिकल सेक्शन में आपको क्या, अगर उसका सेल्फ वेट की वजह से इसमें इलोंगेशन कैलकुलेट करना है, तो क्या करोगे, आप एक स्ट्रिप कट करोगे, स्ट्रिप पे खुद का वेट आ रहा है लैम्डा AX, उसकी वजह से इलोंगेशन होगा लैम्डा AX, एरिया कैलकुलेट किया, दैट विल बी π/3 d/l x का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया एरिया। इसको हमने किया, यहाँ पे जो एरिया होता है, नीचे जो एरिया होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उस स्ट्रिप का,
क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, π/4d²। तो यहाँ पे हम π/4d² रखेंगे। इस तरीके से हमारा ये सेक्शन आपका कट गया, निकल के आया λx dx/3e। इसको हमने समाकलित कर दिया तो हमें जो वैल्यू निकल के आई, इलोंगेशन लेंथ निकल के आया, दैट विल बी λl²/6e। तो ये शंक्वाकार पोर्शन के लिए ही था। ठीक, तो जैसा कि हमने बताया कि अभी तक हमने जितना भी टॉपिक कवर अप किया है, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है, उसमें जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके पूछ सकते हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पूछें। देखिए, जहां आपको नहीं समझ में आ रही होंगी चीजें, आप जब तक पूछेंगे नहीं, हमें वो चीज क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चीजें चाहिए और हम आपको और कितना अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं। आपके सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है हम वो पढ़ाते चल रहे हैं आपके। इनफैक्ट हम कुछ एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं आपको, उससे कम नहीं बता रहे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। हमने आपको ऑलरेडी आपके पेपर की, एक ही पेपर की, पिछले साल के पेपर की एनालिसिस की, जहां से हमें ये पता चल रहा है कि अभी तक जितना हमने आपको पढ़ाया है उसमें से लगभग 24 से 25 नंबर ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है 50 नंबर के पेपर में। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि 24 से 25 नंबर जो आपके बन रहे हैं वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ इतने लेक्चर्स में बन जा रहे हैं इजीली। तो आप, और जबकि मैं चीजें रिपीट करते चल रहा हूं, अगर मैं अगली क्लास ले रहा हूं तो मैं पिछली क्लास की चीजें ऑलरेडी रिपीट कर देता हूं। उसमें मैं किसी भी तरीके का कोई ऐसा वो नहीं रखता कि क्या कहते हैं कि स्टार्ट करते ही मैं नई चीजों से शुरू कर रहा हूं। अगर मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाया है आपको तो इलास्टिसिटी मैंने 5 से 6 बार रिपीट किया है। मतलब हर बार मैं अगर इलास्टिसिटी पढ़ाता हूं तो इलास्टिसिटी जरूर बता देता हूं। हुक्स लॉ पढ़ा रहा हूं तो हुक्स लॉ 5 से 6 बार मैं बता दिया आपको। मैं इस तरीके से जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं पढ़ाने आता हूं तो पहले पुराने का रिवीजन कराते हुए चलता हूं ताकि चीजें आपकी क्लियर रहे। रही बात डेफिनेशंस की, पर्टिकुलरली एग्जैक्टली आपको डिफाइन कैसे करना है, लिखना कैसे है, तो शब्दशः आपको वही लिखना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आपको कहीं से कुछ अलग लाके लिखना नहीं है। नंबर पूरे मिलते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं। शब्दशः आपको अगर चीजें क्लियर हो रही हैं तो शब्दशः लिखना वही है, आपको अपनी लैंग्वेज में। कोई बुकिश लैंग्वेज लिखें ये जरूरी नहीं है, किताबी भाषा में लिखना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, प्रूविंग से लेकर के हर एक चीज, जैसे कर्तन प्रतिबल पूछ लिया तो कर्तन प्रतिबल आप अपनी भाषा में लिखिए कि जो रजिस्ट्री प्रतिरोध बल लग रहा है कर्तन बल लगाने के पश्चात किसी भी बीम में या किसी भी पिंड में या किसी धरन में जो प्रतिरोधात्मक बल उत्पन्न हो रहा है बॉडी में या बीम में, उसको हम बोलेंगे कर्तन प्रतिबल। और यह कर्तन प्रतिबल कैसे होता है इस चीज को आप डिफाइन कर सकते हैं और फर्दर आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिगर बना के दिखा दीजिए कि अगर कोई बीम है तो उसमें कर्तन प्रतिबल किस तरीके से उत्पन्न होगा। नमन अगर पूछ लिया नमन प्रतिबल क्या है तो नमन प्रतिबल को बताइए कि बंडिंग, अगर कोई बीम है इस तरीके की और इस पे बल लग रहा है तो इसमें नमन हो रहा है, यानी बेंड कर रही है बॉडी। और बेंड करते वक्त जब बेंड हो रही है तो उसमें उसको रजिस्ट करने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, जो प्रतिबल उत्पन्न हो रहा है, उसकी बेंडिंग से रोकने के लिए उसको बोलेंगे नमन प्रतिबल। ठीक है, बाकी हम और भी जब अगला चैप्टर आएगा, जब आपका बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर आएगा तो वहां पे हम नमन आघूर्ण बेंडिंग स्ट्रेस, वहां पे हम आपको इस चीज को बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीजें हम अगली क्लास में आपकी कवर अप करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास में हम लेके आते हैं आपके लिए ढेर सारे न्यूमेरिकल्स, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी टॉपिक से रिलेटेड, और जो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में अभी तक आए हुए हैं इन टॉपिक से, फिर वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।